Hello, Yes, Dr. Kirti. sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Kirti Suta, diabetologist at Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज के बारे में। प्री डायबिटीज एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारी ब्लड शुगर्स दे आर लिटिल अबव नॉर्मल, बट इतनी हाई भी नहीं होती कि हम उससे डायबिटीज लेबल करें। कहीं वो होती है नॉर्मल और डायबिटिक स्टेज के बीच में। कैसे हम इसको डिटेक्ट करें, कैसे हम इसको मैनेज करें। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मोर देन 84% पीपल जो इस कैटेगरी में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें प्री डायबिटीज स्टेज है। सो कैसे मैनेज करें हम इस स्टेज को। आज we have Dr. Makkar with us, Director of Diabetes, Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center, to brief us about pre-diabetes. Welcome everyone. Welcome, sir. Thank you, Dr. Kirti. Welcome everyone aboard again. We apologize for the small technical glitch that was there, but I think we are back with that correction and hope that it will go smoothly now. So we can start, Dr. Kirti, with the first question. My question answer session, sir. Yeah. Sir, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि what is pre-diabetes? सो प्री डायबिटीज बेसिकली अगर लेमैन लैंग्वेज में हम इसको कहें तो जो लोग हमें आगे कहते हैं कि मुझे बॉर्डर लाइन डायबिटीज है। बहुत लोग आते हैं आपके पास, आपको बोलते हैं जी बॉर्डर लाइन पे है हमारी डायबिटीज। वो बॉर्डर लाइन क्या होती है किसी को नहीं पता। सो लेमैन लैंग्वेज में इसको बॉर्डर लाइन कहेंगे, बट प्री डायबिटीज जो है बहुत ही वेल डिफाइंड एंटिटी है। और ये बेसिकली वो स्टेज है जिसमें कोई भी इंसान डायबिटीज की तरफ उसकी एबनॉर्मलिटी शुरू हो चुकी है, डायबिटीज की शुरुआत की तरफ वो चल पड़ा है, पर अभी पूरी तरह से डायबिटीज मैनिफेस्ट नहीं हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, कि डायबिटीज या जो ब्लड शुगर इंक्रीज होती है वो एक ऐसा नहीं है कि सडनली एक दिन में शुगर बढ़ के आपकी डायबिटीज रेंज में आ जाती है। अगर आपकी शुगर 100 से नीचे है हम कहते हैं नॉर्मल है। अगर 126 के नीचे ऊपर है खाली पेट तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज है। तो ऐसा नहीं होता कि कल आपको डायबिटीज नहीं थी और सडनली आज या 10 दिन बाद आपको डायबिटीज हो गई। सो ये जो शुगर की एबनॉर्मलिटी होती है ये धीरे धीरे बढ़ती है और इसको नॉर्मल स्टेज से डायबिटीज की स्टेज में पहुंचने में एवरेज 10 से 15 साल लगते हैं। सो बेसिकली ये बहुत ही स्लो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें शुगर लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते हुए एक स्टेज पे आते हैं जो प्री डायबिटीज होती है। उस स्टेज में अगर हम इंटरवीन करते हैं तो बहुत आसान होता है वापस नॉर्मल स्टेज पे जाना, और इसलिए प्री डायबिटीज को डिटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उस स्टेज में भी डायग्नोस नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे बढ़ते हुए डायबिटीज स्टेज में चले जाते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूम है ग्लूकोज लेवल्स का जिसके बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि ये नॉर्मल है या प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। तो प्री डायबिटीज बेसिकली नॉर्मल और डायबिटीज के बीच की स्टेज है जो कुछ साल तक परसिस्ट कर सकती है। और इम्पोर्टेंस इसलिए इसकी क्योंकि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू डिटेक्ट पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, नॉट ओनली डायबिटीज और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको डायबिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो खैर पेशेंट अपने आप ही कर लेते हैं, हम रिवर्स करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर नेग्लेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल विल गेट इनटू डायबिटीज। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को डायबिटीज होगी, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर, ऑलमोस्ट 50% लोगों को डायबिटीज तक वो चले जाते हैं। कुछ लोग इसी फेज में भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ से वापस भी हो जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज समझने की है कि इस फेज में भी उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स का, किडनी की प्रॉब्लम्स का, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए इस फेज को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिटेक्ट कैसे करें? क्या हम खुद जाके इसको पकड़ सकते हैं? सी फॉर इंडिविजुअल टू
डायग्नोज प्री डायबिटीज इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते स्टेज में, कोई किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं होते। सो नॉर्मली प्री डायबिटीज जो डिटेक्ट होती है वो डिटेक्ट होती है रूटीन हेल्थ चेक्स में। तो इसलिए कहते हैं कि रूटीन हेल्थ चेकअप्स जो है बड़े ज़रूरी चीज़ होती है, उसमें आपको कई बारी अर्ली डिटेक्शन होती है काफ़ी सारी बीमारियों की। तो प्री डायबिटीज नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते और रूटीन हेल्थ चेक में डायग्नोस होती है। दूसरी चीज होती है कि कुछ लोग जो हैं हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं प्री डायबिटीज के लिए, जिनमें प्री डायबिटीज के लिए भी हमें देखना चाहिए। खास तौर पे जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जिनको ओबेसिटी है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है। अगर किसी की फैमिली में एक पेरेंट को डायबिटीज है तो उसको 50% चांस है कि डायबिटीज होनी है। अगर किसी फैमिली में दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 90% चांस है कि बच्चों को डायबिटीज होगी। एक ऑफ स्प्रिंग को डायबिटीज है तो दूसरे ऑफ स्प्रिंग को डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है। इंडियंस को वैसे भी डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ आर इंडियन एथेनिसिटी वी ऑल रन अ 20% रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज इन आवर लाइफ टाइम। सब लोगों को 20% चांस है कि डायबिटीज होगी हमारी लाइफ टाइम। और अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवरवेट है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो हमारा रिस्क और बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर है, रिस्क ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज है, रिस्क ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें आपको रूटीन हेल्थ चेक में भी पता चलती। और अगर आपकी ग्लूकोज की रेंज जो है इंटरमीडिएट रेंज है, ना वो नॉर्मल है ना वो आपकी डायबिटीज़ की डेफिनेशन में फिट होती है, तो आपको प्री डायबिटीज़ डिफाइन करने के लिए करनी चाहिए। और अगर है तो उसको मैनेज भी करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर क्या रेंज होगी ब्लड शुगर्स की जब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, या कोई और मार्कर्स हैं जो हमारे को उस कैटेगरी में फिट करते हैं? सो मार्कर्स तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे हम कि हाई रिस्क लोग कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर होता है ओवरवेट, फिजिकल इनएक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज। कईयों को पिगमेंटेशन स्किन फोल्ड्स में ज़्यादा होती है, एक्नेथ्रोसिस जिसको बोलते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। यंग गर्ल्स में पीसीओडी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ आपको प्री डायबिटीज स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और अदरवाइज जो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपको ब्लड टेस्ट पे ही डिफाइन करना है। सो नॉर्मल ब्लड शुगर जो लेवल्स होते हैं, फास्टिंग लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल इज डिफाइंड एज लेस देन 100। फास्टिंग का मतलब होता है एटलीस्ट लास्ट 8 आवर्स में उस पर्सन ने कुछ कोई खाना, कोई फूड आइटम नहीं ली होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर वाटर। सो नो फूड इनटेक फॉर लास्ट 8 आवर्स इज डिफाइंड एज फास्टिंग। अगर फास्टिंग शुगर 100 से नीचे है तो नॉर्मल है। 2 आवर्स आफ्टर अ मील अगर 140 से नीचे है तो उसको हम नॉर्मल गिनते हैं। तो फास्टिंग और पीपी जो पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं, 2 घंटे बाद खाने के, ये इनका नॉर्मल कट ऑफ 100 और 140 होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटीज कब हम कहते हैं। तो अगर फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर है, या खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर आपकी 200 से ऊपर है, या कोई भी रैंडम शुगर आपकी 200 से ऊपर है और आपको डायबिटीज के सिम्टम्स भी हैं, जैसे भूख ज्यादा लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिनेशन ज्यादा होता है और वेट लॉस हो रहा है। ये 4 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के: इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज हंगर, इंक्रीज थर्स्ट एंड वेट लॉस। अगर ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं और रैंडम वैल्यू 200 से ज्यादा है, तो इसको हम डायग्नोस्टिक लेते हैं डायबिटीज का। अब बीच की जो रेंज है इसके, दैट मीन्स फास्टिंग 100 to 126, ये प्री डायबिटीज गिना जाता है। खाने के बाद का शुगर 140 से 200 एक्चुअली प्री डायबिटीज जोन में आता है, बट डेफिनेशन के लिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे हमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की जरूरत होती है। सो फास्टिंग 100 to 126 डायग्नोस्टिक होता है प्री डायबिटीज जोन का। खाने के बाद अगर आपका 170 या 180 आता है तो आइडली आपको एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट की जगह 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के देते हैं, वो पी लेते हैं आप, वो ब्रेकफास्ट होता है आपका। और उसके 2 घंटे बाद का शुगर फिर चेक करते हैं। अगर ये शुगर वैल्यू 140 से 200 के बीच में है,
तो इसको प्री डायबिटीज गिनते हैं। इसके अलावा एक और पैरामीटर है A1C लेवल, जो 5.7 से 6.5 की रेंज में अगर तो प्री डायबिटीज गिनते हैं। बट A1C बहुत अच्छा पैरामीटर इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि A1C को बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज लैब में टेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसमें उसका जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो उसको हम डायग्नोस्टिक नॉर्मली मानते नहीं हैं अनलेस बहुत अच्छी लैब से वो वैल्यू मिली हो। तो ये डेफिनेशंस होती हैं प्री डायबिटीज के लिए। सर जो ये ब्लड शुगर लेवल्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपने बताई फास्टिंग और पीपी, क्या ये लैब वैल्यूज होनी चाहिए या हम घर में नॉर्मल मशीन से भी चेक करते हैं तो भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं? एक बेसिक चीज आपको समझनी है कि कभी भी एक वैल्यू पे हमने डायग्नोसिस डायबिटीज की नहीं बनानी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है। आपने किसी भी इंडिविजुअल को आपने लेबल लगा दिया कि इसको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, तो दिस इज द डिजीज फॉर लाइफ टाइम एंड पर्सन नीड्स टू बी ट्रीटेड फॉर लाइफ टाइम। So at least 2 blood sugar values at 24 hours interval should be positive ideally। और या किसी को बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं डायबिटीज के और शुगर वैल्यू बिल्कुल क्लियर कट है कि आपकी 300 वैल्यू आ गई या 250 आ गई, तो आप लैब में भी करेंगे तो उसमें वेरिएशन 10-15% से ज़्यादा नहीं है मान रहे, तो उसको हम डायग्नोस्टिक ले सकते हैं। बट दीज वैल्यूज आइडली आर टेस्टेड इन द लैब। बट अगर आप ग्लूकोमीटर से 2 बारी चेक करते हैं और दोनों वैल्यूज आपके एबनॉर्मल आ रही हैं, तो इट इज एज गुड एज लैब वैल्यू। बट अनलेस आपकी वैल्यू सपोज एक फास्टिंग आपकी आ रही है 110, ठीक है, ग्लूकोमीटर से आपने दोबारा अगर ये 102 आ गई, तो यू आर स्टिल नॉट वेरी श्योर कि अब क्या करना है इसको। तो ऐसे में बेस्ट होता है लैब वैल्यू करें, और खाली ये एक नहीं करें, फास्टिंग पीपी A1C तीनों करके देख सकते हैं, जिससे आपको कोलैबोरेटिव वो हो जाता है डिसीजन मेकिंग। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं अब बच्चों में वो है ओबेसिटी की, और बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके अकैंथोसिस मींस स्किन ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है नेप ऑफ नेक में या हमारे एल्बोज पे, इनर थाइज पे। तो क्या इन बच्चों को भी हमें डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए कंसिडरिंग बिल्कुल देयर एज ग्रुप? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और एक्चुअली क्या था, पहले यंग ऑनसेट डायबिटीज को हम नॉर्मली जो हमारी कॉमन डायग्नोसिस होती थी कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टाइप 1, अगर टाइप 1 नहीं है तो मोडी, दैट मीन्स जेनेटिक डायबिटीज, या कोई और फीचर हो जैसे पैनक्रेटाइटिस हो गई, सेकेंडरी डायबिटीज है, या कोई कुछ सिंड्रोमिक डायबिटीज होती है जो बच्चों में होती हैं। तो अगर वो चीज़ें नहीं है जो कि वेरी अनकॉमन कॉजेज, तो आप इसको टाइप 1 लेते थे या रेयरली मोडी होता। बट with the change in lifestyle and with increasing obesity in childhood and adolescence, we are seeing lot of type 2 diabetes and pre-diabetes in young children and adolescents। पहले नॉर्मली जो हम कहते थे कि टाइप 2 डायबिटीज है वो 40 इयर्स 45 इयर्स के बाद होती है, बट आज की डेट में हम वो टाइप 2 डायबिटीज 15 साल 18 साल 20 साल में भी देख रहे हैं, और कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। तो अगर आपको डाउट है, फैमिली हिस्ट्री है बच्चे की, बच्चा ओबीस है, एक्केंथोसिस है, और मार्कर्स हैं, कोई स्किन टैग्स हैं, तो आपको डेफिनेटली डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। सर once diagnosed कि you are a pre-diabetic, what should you do if you are in that stage? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक तो है कि आपका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होना चाहिए। प्री डायबिटीज खाली आपकी शुगर लेवल बढ़ी है और मार्जिन पे है, मार्जिन पे तो नहीं कहेंगे, एबनॉर्मल जोन में आ गई है, सो इस रेंज में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द ब्लड शुगर्स टू कॉज लॉन्ग स्टैंडिंग डैमेज और कॉम्प्लिकेशन। बट दूसरी अंडरस्टैंडिंग जो इम्पोर्टेंट है कि प्री डायबिटीज क्यों हो रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बॉडी में हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है या एक पैथोफिजियोलॉजिक एबनॉर्मेलिटी है जो कॉमन डिनोमिनेटर है डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस जो हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमता है या फैट जमती है और क्लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरों में ब्लड वेसल्स ब्लॉक होनी,
इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जिसको कहते हैं, चलने से आपके ब्लॉक की वजह से आप चल नहीं पाते हैं, एम्पुटेशन तक की स्टेज आती है। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। सो अगर अगर हमें ये पता है कि इस पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वंस देयर इज प्री डायबिटीज वी आर प्रिज्यूमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है और सिग्निफिकेंट है, तो हमें बाकी चीज़ों के लिए भी स्क्रीन करना है। हमने ये भी देखना है कि उसका लिपिड लेवल क्या है, हमने ये भी देखना है कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अगर यंग गर्ल्स हैं तो हमें ये देखना है कि पीसीओडी तो नहीं है। रिप्रोडक्टिव एज में भी पीसीओडी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं है, कोई अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो रही है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और कोई, ये सब लोगों में इवन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आजकल हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि लिवर में फैट एक्यूमुलेशन कॉमनली मिलती है, जिसको कि फैटी लिवर, अल्ट्रासाउंड में लोग बताते हैं कि फैटी लिवर है। सो फैटी लिवर इज नॉट ए बिनाइन थिंग, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज विच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कॉमनली होती है, तो एक उसके लिए भी स्क्रीन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें पहले तो स्क्रीन करनी चाहिए, और इनमें से जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो उसको भी मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आता है सवाल कि प्री डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें। अगर प्री डायबिटीज़ को हम मैनेज नहीं करते हैं तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ तो हमारी साथ में चली रही हैं, इनको तो हमने मैनेज करना है। इनको हम साइड रख के एक बार प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करें। सो पहला हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे को ग्लूकोज को नॉर्मल ले जाना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टडीज हुई हैं जिसमें क्लियरली शो किया गया है कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल इम्प्रूव अडॉप्ट करते हैं, अगर हम अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करते हैं जिसमें एटलीस्ट आप 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक करते हैं, डाइट अपनी मॉडिफाई करते हैं टुवर्ड्स अ हेल्दी डाइट, और आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं टू द ट्यून ऑफ 7% ओनली, देयर आर 58% चांसेस कि आप नॉर्मल डायब जोन में चले जाएंगे, आपकी प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। ये स्टडीज में प्रूवन है। सो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन रिमिशन फ्रॉम प्री डायबिटीज टू नॉन डायबिटीज स्टेट। अगर हम इग्नोर करते हैं तो 50% चांसेस हैं हम डायबिटीज में जाएंगे, अदरवाइज हम इस फेज में हैं तो भी हमें बाकी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता है। अगर हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करते हैं तो खाली प्री डायबिटीज नॉर्मलाइज नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है, ओवरऑल फिटनेस लेवल बेटर होता है, मसल मास बेटर होता है, सारी चीजें बेटर होती हैं। तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है रिमिशन ऑफ प्री डायबिटीज टू नॉर्मल स्टेट। बेसिकली जब हमें पता लगता है हम प्री डायबिटीज स्टेज में है तो हमारा फोकस होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी डाइट की ओर। मेडिसिन पार्ट डॉक्टर विल डिसाइड, बट आपके हिसाब से हमारे खान पान में क्या चेंजेस आने चाहिए और हमारे को किस तरह का एक डाइटरी पैटर्न फॉलो करना चाहिए? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो हम एक्चुअली हम वेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास बॉडी में फैट मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। ओबेसिटी बेसिकली जिसको हम कहते हैं या ओवर एक्सेस बॉडी वेट कहते हैं, वो बेसिकली ओबेसिटी जो डिफाइन करती है एक्सेस फैट को डिफाइन करती है, और फैट की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी एक्सेस बॉडी फैट होने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो पहली चीज़ है हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जिससे हमारा मसल मास इंप्रूव होता है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल कम होता है और फिजिकल फिटनेस बेटर होती है। इवन हमारी जो लिवर फैट लेवल्स हैं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करते हैं तो वो लेवल्स भी कम हो जाते हैं, हार्ट की फिटनेस भी बेटर होती है, बीपी भी कम होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेटर होती है। दूसरा होता है आपको कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करनी है, ओवर ईटिंग बिल्कुल बंद करें। कैलोरी डेंस फूड्स जो होते हैं जिनमें एक्सेस शुगर है, फ्री शुगर ज़्यादा है, ऑयल की
क्वांटिटी ज़्यादा है, बटर है, प्रोसेस चीज़ है, रेड मीट है, जो ये वाले फूड्स हैं इनको आप क्वांटिटी अपनी इनटेक कम करें। इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जूसेस बिल्कुल अवॉइड करें। जूस हम सोचते हैं बहुत हेल्दी चीज़ है, और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि इंडियन साइकोलॉजी में जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी बीमार है सबसे पहले जूस पिलाओ, तो जूस का जो परसेप्शन है वो एक हेल्दी फूड की तरह है, बट इट इज़ अ कैलोरी डेंस ड्रिंक। इट इज़ एज गुड और एज बैड एज रेगुलर शुगर ड्रिंक। एडवांटेज ये है कि इसमें वो आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, नेचुरल सोर्स से आ रहा है, आपके पास पल्प है, वाइटामिन है, थोड़ा वो एडवांटेज है, बट कैलोरीज में डिसएडवांटेज। सो इट इज़ बेटर टू कंज्यूम फ्रूट्स देन टू हैव जूस। दूसरी चीज़ है, आप एक गिलास जूस पीते हैं, आप रफली 4 ऑरेंजेस उसमें ले रहे हैं, सो यू आर कंज्यूमिंग कैलोरीज ऑफ 4 ऑरेंजेस एंड यू आर लूजिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ फाइबर, जिससे आपको फुलनेस होती है, आपकी इंटेक कम होती है। दूसरी साइड में आप 2 ऑरेंज भी कंज्यूम करते हैं तो यू विल फील मच मोर फुल। You will have the advantages of all the fiber and other components in fruit that you throw in the juice. So you consume less calories, you feel more full, and you cut down the, you have the benefits of fiber and other you know components of the natural fruit that will be helpful in maintaining gut flora and everything. So juices avoid करने चाहिए। यू कैन कंज्यूम नट्स, बट नट्स जो है लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करने चाहिए। ऑयल कंजम्पशन आपको कम करनी चाहिए। खाना कोशिश करनी चाहिए कि खाना तीनों टाइम पे खाएं आप, क्योंकि होता क्या है, जब आप खाना नॉर्मली पूरा टाइम पे खा रहे हैं तो आपकी बिंज ईटिंग कम हो जाती है, और आपकी जो मंचिंग की हैबिट है वो थोड़ी कटेल होती है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं खाने में, उससे आपकी एपेटाइट सप्रेस होती है, आपकी मंचिंग और कम हो जाती है, हेल्दी फूड होता है आपके लिए। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप किस टाइप की एडवाइस करेंगे पेशेंट्स के लिए? सो एनी एरोबिक एक्सरसाइज इक्विवेलेंट टू मॉडरेट इंटेंसिटी वॉक, मतलब आप 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, और साइकिलिंग और स्विमिंग, एनीथिंग अपवर्ड ऑफ 30 minutes per day is the minimum requirement. Ideally, if you want to lose weight or maintain body weight, you should be exercising for 45 to 60 minutes every day. Now important चीज है कि ये तो आपकी एक पार्ट है। इंडिया में हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है इंडियंस का वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है और मसल परसेंटेज कम है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि वीक में 2 से 3 दिन थोड़ी सी हम क्या कहना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो भी करनी चाहिए, मसल ट्रेनिंग भी थोड़ी सी हमें करनी चाहिए। 10 to 15 minutes on alternate days for at least 3 days a week, or maybe 20 minutes for at least 2 days a week. तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, मसल मास बेटर होता है, और ओवरऑल कार्डियक फंक्शन भी बेटर होता है। बट सर ये एक्सरसाइज जो है वो इट विल डिफर विद पेशेंट टू पेशेंट। आप किस एज ग्रुप में है, क्या आपकी बॉडी अलाउ करती है, दिस यू कैन बिल्कुल गो फॉर। बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है कि हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। एक एवरेज इंडिविजुअल जिसको और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग और स्विमिंग आर दी बेस्ट ऑप्शन। ब्रिस्क वॉक आई एडवाइज टू एवरीबडी, बिकॉज उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, एक आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, दूसरा आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तीसरा आपको उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए कि आपको जिम जाना है या आपको हेल्थ क्लब जाना है या आपको डिस्ट्रिक्ट पार्क में ही जाना है। आप कहीं भी वॉक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी देर के लिए कर सकते हैं। स्विमिंग अगर आपको आती है तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। साइकिलिंग के लिए आपको प्रॉपर साइकिलिंग की जगह चाहिए, ट्रैफिक का रिस्क है, इंडिया में प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट दे आर ऑल गुड एक्सरसाइजेज। इसके अलावा जो है
अगर आप जैसे कोविड सिचुएशन है, बहुत लोग बाहर नहीं जाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, तो आजकल इतने सारा मटेरियल आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी चैनल्स पे मिलता है कि आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप बेसिकली आप कोई किसी भी तरीके की एक्टिविटी करें, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सिंपल बहुत सारे सिंपल मैंने देखा गैजेट्स मिल जाते हैं आपको घर पे एक्सरसाइज करने के लिए, स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, उनको डोर में फिक्स करके आप दुनिया भर की आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट के साथ ही। सो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑप्शन है, बट करनी आपको ही है, मोटिवेशन भी आपको ही होना है और सोचना भी आपने ही। But exercise as a routine, I think it is must for everyone, whether somebody has diabetes, pre-diabetes, no diabetes, it does not matter. To stay fit and healthy, everybody should exercise. अब किसी को फिजिकल लिमिटेशन है, या किसी को हार्ट डिजीज है, या किसी को पैरों में कोई प्रॉब्लम है, या किसी को विजन की प्रॉब्लम है, या किसी को बैलेंसिंग का कोई इशू है, या एज बहुत ज़्यादा है, फ्रेलिटी है, तो उसमें हमें एक्सरसाइज बहुत सारे फैक्टर्स सोच के एडवाइस करनी है। और आइडियली ऐसे लोगों को कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, जो बहुत एजेड पेशेंट्स हैं, आप उनको एक्सरसाइज के लिए कैसे एडवाइस करते हैं? क्योंकि डिपेंड बिना करता किसी है, के वो जा नहीं सकते बाहर। डिपेंड करता है, हम्म। डिपेंड करता है। आपने हमारे पास मिस्टर जोशी को आते हुए देखा है, वो 94 ईयर्स, वो अपनी यस। गाड़ी खुद चला के आते हैं, अभी यस। भी वो स्विमिंग करते हैं पूरा सीजन, तो वो उनको कोई किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आज आते हैं जो 64 ईयर्स पे 2 लोग उनको उठा के लाते हैं। सो अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी लिमिटेशंस के अंदर है आप कर सकते हैं। आपका फिजिकल कोई लिमिटेशन है, कोई आपकी हेल्थ इशू ऐसा है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, जितनी आपकी हायर एज है, उसमें कॉमन इश्यूज जो आते हैं वो होता है कि मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, फ्रेलिटी बढ़ती है। तो पीपल rather than going to walk on the uneven surfaces in parks, they should walk on proper paved track, जिसमें आपका बैलेंस खराब होने का रिस्क नहीं हो। दूसरा क्या होता है, विजन कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत लोगों को कैटरेक्ट होता है, सर्जरी हो चुकी होती है, स्पेक्स भी पूरे, विद स्पेक्स ऑल्सो विजन ठीक नहीं होता। तो आपको ऐसी जगह पे चलना चाहिए जहाँ आपका गिरने का रिस्क कम हो, बैलेंसिंग आपको मैनेज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। अगर ज़रा सा भी आपको डाउट है कि आप बैलेंस लूज कर सकते हैं, आपको स्टिक हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। सो प्रिकॉशंस आपको लेनी है, बट स्टॉपिंग फिजिकल एक्टिविटी इज नो आंसर। और बहुत सारी स्टडीज में ये क्लियरली शो किया गया है कि एट एनी गिवन एज benefits of exercise are more than the risk of accident. At any given age, for any kind of population, the benefits of exercise are more than the risk of accident. So exercise सबको एडवाइस करनी चाहिए। सर अभी तक हमने बात करी प्री डायबिटीज में अपने डाइटरी चेंजेस की और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी मेडिसिन के बारे में। क्या प्री डायबिटीज स्टेज में हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है एज अ पेशेंट? सो अगर कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे प्री डायबिटीज है, प्री डायबिटीज में भी दो कंपोनेंट हैं, आईएफजी आईजीटी दोनों हैं, और ऑलरेडी पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है या कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज हैं या ओबेसिटी है, तो सच पेशेंट्स इन एडिशन टू लाइफस्टाइल हम मेडिकेशन भी एडवाइस कर सकते हैं। बट उसके लिए बड़ी लिमिटेड मेडिसिन हैं जो अप्रूव्ड हैं और वो ही यूज होनी चाहिए। बट दवाई किसी भी पेशेंट को बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए नहीं लेनी। तो कहने का मतलब ये है कि प्री डायबिटीज एक ऐसी स्टेज है जहां आप इसको इधर टुवर्ड्स नॉर्मल भी ले जा सकते हैं और अगर चाहें तो इसको डायबिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट सर। मेरे सर हिसाब से कन्वर्ट होने से बचाने पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, बट होता जनरली उल्टा ही है कि लोग कन्वर्ट कर ज्यादा करते हैं और बचते कम हैं। right sir, here comes the importance of counseling. यस।
कोई प्री डायबिटिक डाइट होती है प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं दिस इज अ डायबिटिक डाइट, क्या कोई Any डाइट ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं ये प्री डायबिटिक डाइट है? डायबिटिक डाइट भी क्या होती है? डायबिटिक डाइट भी हमने एक लेबल लगाया हुआ है कि डायबिटिक डाइट। सी एनी नॉर्मल हेल्दी ईटिंग पैटर्न इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जैसे लो जीआई कार्ब्स लेने हैं हमें। नहीं, बट हर आदमी को वो लो जीआई खाना चाहिए, हाई जीआई क्यों लेना है आपको? सी हेल्दी फूड इज बेसिकली, हेल्दी फूड के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? आपकी अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रोटीन्स फैट एंड की। फैट्स की। ठीक है। कैलोरी डेंस फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। फूड्स लार्जली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। शुगर, शुगरी ड्रिंक्स और जूसेस आपको अवॉइड करने चाहिए। फैट ऑयल्स जो हैं आपको प्रेफरेबली मिक्स ऑफ ऑयल यूज करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करनी चाहिए और क्वांटिटी ऑफ फैट्स आपकी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। ठीक है। डायबिटीज डाइट में क्या होता है? वो भी यही डाइट है, कोई अलग डाइट नहीं है। प्री डायबिटीज के लिए भी यही डाइट है। ओनली थिंग इज आपको थोड़ी सी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करनी है अगर आपका वेट ज्यादा है। दैट इज ऑल। So सर any healthy diet is as good as, or diabetes diet for anybody is a good healthy diet. And I always tell my patients कि जो डाइट तुम्हारी है घर में भी सबको वही खाना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका जो खाना है वो अलग बनना चाहिए। सर विदाउट डिस्कसिंग मैंगोज हमारा डाइट पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन मैंगोज रिगार्डिंग डायबिटीज, प्री सो डायबिटीज एंड नॉर्मल डाइट? होता क्या है कि कुछ कुछ फ्रूट्स में, जो जूसी फ्रूट्स हैं पर्टिकुलरली, उनके बाद शुगर लेवल्स जल्दी बढ़ते हैं। तो मैंगो इज वन ऑफ द फ्रूट्स जिसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जूसी भी होता है। और दूसरा, लोग क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आपको एक पोर्शन साइज कंट्रोल करना ज़रूरी है। बट देयर आर सम फ्रूट्स जिनमें हाई फाइबर कंटेंट है, वो आप ज़्यादा खा सकते हैं। देयर आर सम फ्रूट्स विच यू शुड अवॉइड और टेक इन लिमिटेड क्वांटिटीज। तो ऐसा नहीं है कि मैंगो इज ए नॉन टच फ्रूट फॉर डायबिटीज पेशेंट। आपको टेस्ट के लिए खाना है, आप एक स्लाइस मैंगो का खा लें, कोई इशू नहीं है। और प्रेफरेबली उसको ऐसा करें कि आप खाने के बाद खाएं, तो वो आपके बाकी फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है शुगर राइज का कम हो जाता है। आप खाली मैंगोज खा रहे हैं, मैंगो पार्टी में जाके मैंगो ही खाने हैं आपने, तो नेचुरली शुगर शूट अप होगा। और वो खाली इससे मैंगो की बात नहीं है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ऐसे शुगर शूट अप होगा। आपने जूस के 2 ग्लास पी लिया, आपने वनीला शेक पी लिया, आपने कोल्ड कॉफी पी ली, सब चीजों से शूट अप होना है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। टेस्ट हर एक चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो हर एक चीज में प्रॉब्लम। बेसिकली पोर्शन कंट्रोल हैज अ लॉट ऑफ पोर्शन इम्पोर्टेंस साइज इज वेरी हियर। इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कि किस चीज की कॉम्पोजिशन कैसी है और आपको कैसे वो हैंडल करनी है। टू लाइन्स अबाउट बनाना ऑल्सो, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। सो बनाना अगेन इज फुल ऑफ स्टार्च। तो उसमें एकदम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, तो एकदम शुगर थोड़ी बढ़ती है। बट ऐसा नहीं कि बनाना नहीं खा सकते आप। अगर आपने आधा खाना है टेस्ट के लिए खा लिया, या आपने और फ्रूट्स के साथ आपने बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स कर लिए, आप एप्पल भी खा रहे हैं उसमें पियर भी डाल दिया आपने, थोड़ा सा बनाना भी आ गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आलू के लिए बड़ा मेजर इशू होता है। अगर आप खाली आलू की सब्जी खा रहे हैं, डेफिनेटली शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। बट आपने आलू थोड़े से पीसेस अगर आपके किसी और सब्जी के साथ मिक्स हैं, या मटर में है या बीन्स के अंदर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं ही, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने लेने हैं। ठीक है ना? तो आपने वो लेने हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स हो, फाइबर ज्यादा हो, ताकि आपका ग्लाइसेमिक शुगर लेवल का जो राइज है वो स्लो डाउन हो जाए। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो हमारे पास आती है अबाउट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे प्री डायबिटिक पेशेंट्स को? तो प्री डायबिटीज, नो डायबिटीज और डायबिटीज, स्मोकिंग इज strict no for everyone. Every single cigarette smoking is harmful, and स्मोकिंग को आप किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते।
alcohol in moderation is acceptable for most of the people who do not have other more problems. For diabetes patients, alcohol can be allowed in moderate amounts up to not more than 60 ml for males per day, not more than 45 ml of hard drink, or equivalent amount for women with diabetes. Now कैच पॉइंट ये है कि अल्कोहल की एडिक्शन पोटेंशियल होती है. तो अगर कोई पहले अल्कोहल आपके पास आने से पहले अल्कोहल ले रहा है और उसको मॉडरेट अमाउंट्स में ले रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर एक्सेस ले रहा है, यू कैन टेल देम टू कंटिन्यू इन मॉडरेट अमाउंट्स, ब्रिंग डाउन द क्वांटिटी इनटेक. बट कोई नहीं ले रहा है तो उसको एडवाइस करनी नहीं. दूसरी चीज़ है, अल्कोहल के साथ अल्कोहल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि अल्कोहल लिवर को भी डैमेज करती है एक्सेस क्वांटिटी में, न्यूरोपैथी का रिस्क भी बढ़ता है और हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ता है. अल्कोहल इज ए सप्रेसेंट, सो इट सप्रेसेस हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट. तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा ली है और आपने दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो इट कैन लीड टू अ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया विच इज़ टू बी केप्ट इन माइंड. सो इसलिए क्वांटिटी आपने कम लेनी है, मॉडरेशन में लेनी है. अगर कोई नहीं ले रहा, इट इज़ बेस्ट. ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकता है, बट क्वांटिटी आपको मॉडरेशन में लेनी है. सेकंड थिंग, ऑलवेज टेल द पेशेंट अबाउट द इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. सो ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ने खाना खाया नहीं, सिर्फ ड्रिंक करी और सो गया. So patient should take maybe full food or make sure that taking a glass of juice or some fruit at bedtime, so that to reduce the risk of hypoglycemia. Third, if somebody has already neuropathy or alcohol intake है, तो it is very difficult to make out कि neuropathy alcohol से या diabetes से, और वो alcohol उसको worsen करेगी. So बहुत सारे factors हैं जो आपको सोचने पड़े. But moderate alcohol intake can be allowed in most of the patients. Smoking is strict no. A few questions have popped up. पहला क्वेश्चन है आशिमा का. She wants to know, can rice be consumed by diabetics? All diabetics. South India में कोई रोटी थोड़ी बनाते हैं सब लोग, अब राइस ही खाते हैं. Any quantity, any पूरी दुनिया में जो specification? लोगों को डायबिटीज है वो लोग चपाती बनानी तो नहीं सीख रहे. सो ओनली थिंग इज कि आपको जो राइस कंजम्पशन है, एक तो जो वो अनपॉलिश्ड राइस होता है वो प्रेफर्ड होता है, जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आजकल लो जीआई राइस भी अवेलेबल है मार्केट, सो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो है. सेकंड थिंग इज, डोंट कंज्यूम राइस एज राइस ओनली. मिक्स लॉट ऑफ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स विद राइस. उसके साथ जो दाल आप खा रहे हैं वो छिलके वाली यूज करें प्रेफरेबली, तो उससे और आपकी फाइबर इनटेक बढ़ जाती है. वेजिटेबल्स आप उसमें खूब सारी उसके साथ खाएं, सैलड खाएं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम हो जाता है. ऐसा नहीं है कि राइस खाने में कोई प्रॉब्लम है, बट अगर आप खाली राइस खा रहे हैं, जैसे मैंने कहा खाली पोटैटोज ही खा रहे हैं, तो आपकी शुगर शूटअप करेगी डेफिनेटली, क्योंकि राइस इज प्योर कार्बोहाइड्रेट एंड हैज अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो राइस एंड शुगर आर कंसिडर्ड सेम. Rice and white bread, or for corn flour, they are considered same as far as the sugar rise is concerned. So there's a question from Sonal Singhal. She is the pre-diabetic. She has started losing weight. She hasn't specified her weight, but the question she has asked is, I am facing pigmentation around my neck. How can this be treated? It should improve with weight loss and increased physical activity and remission of pre-diabetes. It should improve. So there's a question from Somen Datta. She wants to know, he wants to know, what do you mean by moderate amount of alcohol in ml? So 60 ml of hard liquor like whiskey, rum or gin, or 125 ml of wine, or 1 pint of beer. This is moderate alcohol intake for men. For women, it goes down by 25%. Sir, I think I've taken up all the questions. And how would you like to summarize today's session?
So I think this is one area which we thought, most of the people are not aware of. तो ये हमने यही सोच के ये सेशन प्लान किया कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक डायबिटीज से पहले एक विंडो पीरियड मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि अगर आप रिवर्स हो सकते हैं यहाँ से तो रिवर्स हो जाएं और आप नॉन डायबिटीज स्टेट में चले जाएं and live a disease-free life as long as possible. Second thing, you can improve your lifestyle and prevent many other diseases, not just diabetes. If you are improving your health, improving your lifestyle, you are preventing heart disease, blood pressure, everything. So I think that is also important. And so जैसा आप हर सेशन में बोलते हैं, get your sugars checked whenever you get an opportunity, Yes. especially if you are more than the age of 25 to 30. And आज जो आपने सारी conditions बताई हैं, अगर आपके साथ कोई भी associated है, तभी हम इस stage को detect कर सकते हैं और इसको timely counter कर सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you, sir. I think it was an excellent session. Thank you, Dr. Kirti, and thank you for all our viewers who join us for this Facebook Live. And we hope we are able to give you the right information which is understandable in the lay language. हमारी कोशिश है कि जो जितनी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको समझ भी आनी चाहिए. इंफॉर्मेशन का तो कोई अंत नहीं है, पर जरूरी चीज़ है समझ भी आनी चाहिए और काम भी आनी चाहिए. So with that note, thank you very much, and hope to see you again in our next week edition of Facebook Live. The next session which we have planned is going to be a very exciting one, very untouched from our side. Hope for the best. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye.